अफसोस इस बात का भी है कि बहस कुछ हद तक अधूरी रही। एक बड़ा हिस्सा हमारे ऑपोजिशन पार्टीज़ का हाउस से गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर रहने का फ़ैसला उनका अपना था। मुख्तलिफ कोशिशें की गईं उन्हें वापस लाने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऑनरेबल मेंबरों ने उनसे गुजारिश की, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ मिनिस्टरों ने उनसे गुजारिश की, और उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने पूरी हुकूमत के तरफ से, हाउस के तरफ से उन्हें गुजारिश की कि वो आएं और बहस में हिस्सा लें। मेरे लिए परेशानी ये बन जाती है स्पीकर साहब के मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि किसी की तारीफ करनी हो तो पीठ पीछे करो, लेकिन किसी की मुखालफत या बुराई करनी हो तो आंख मिला के, आंख करके तभी करना, पीठ पीछे ना करना। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि लगातार पिछले कई हफ्तों से मैं इनकी बातें सुनते आ रहा हूं, कुछ मीडिया के जरिए, कुछ स्टेटमेंट्स के जरिए, और चाहता था कि आमने सामने उन बातों का मैं जवाब दूं। लेकिन चलिए, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो हाउस में आ जाएंगे और बहस में दोबारा हिस्सा लेंगे। उस वक्त उनकी तमाम बातों का जो है हाउस में जवाब दिया जाएगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, कल एक बयान जारी हुआ हिज़्ब इख्तिलाफ के सबसे बड़े पार्टी के सरपरस्त की तरफ से कि हुकूमत जो है लोगों की आवाज दबा रही है। स्पीकर साहब, लोगों की आवाज ये हाउस है, लोगों की आवाज काउंसिल है, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम जब खड़े होकर बात करते हैं तो अपने लिए बात नहीं करते, लोगों के लिए बात करते हैं। और मुझे एक जगह दिखाइए जनाब जहां पे आपके तरफ से या हुकूमत के तरफ से उनकी आवाज कहीं पे दबाई गई हो, कहीं पे हमने उनको खामोश करने की कोशिश की हो। या तो वो अपनी आवाज को लोगों की आवाज नहीं समझते, या तो वो अपने आप को लोगों के नुमाइंदे नहीं समझते। अगर वो अपने आप को लोगों के नुमाइंदे समझते हैं, अगर वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी आवाज जो है लोगों की आवाज है, तो फिर लोगों की आवाज हमने नहीं दबाई है, लोगों की आवाज अपने हाथों ही उन्होंने खुद दबाई है, जबकि उन्होंने हाउस में आने से इनकार किया है। अगर वो लोगों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, तो उन लोगों की नुमाइंदगी ना करें जो पत्थर फेंकवाना चाहते हैं, जो एहतजाज चाहते हैं, जो रोज कैलेंडर निकालते हैं, जो दुकानें बंद कराते हैं, जो टूरिज्म को रोकने की कोशिश करते हैं। वो उन लोगों की आवाज बुलंद करें जो रियासत में साजगार हालात चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहां नॉर्मलिटी हो, जो चाहते हैं कि लोगों की कमाई रहे, जो चाहते हैं कि तरक्की की कामकाज में एक तेजी आए और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है कायम की जाए। तो आज के मौके पर मैं एक बार फिर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने उनसे गुजारिश की, मैं भी चाहूंगा कि वो आए हाउस में, हाउस की कार्रवाई में हिस्सा लें, लोगों की आवाज बुलंद करें, हमें जवाबदेह बनाएं, और उसके बाद अगर उन्हें कोई इल्जामात हमारे खिलाफ लगाने हो, अगर कोई बात करनी हो, तो मीडिया के जरिए नहीं, टेलीविजन चैनल्स के जरिए नहीं, प्रेस नोट के जरिए नहीं, यहां पे जहां पे उन्हें बातचीत करने के लिए लोगों ने भेजा है, वो आए, बात करें,
रिकॉर्ड पे सारा कुछ लाएं, दूध का दूध, पानी का पानी, हम कितना सही हैं गलत है वो सारा जो है वहीं पे तय होगा। मेरे डिपार्टमेंट्स चाहे होम, पावर, जीएडी, आज 4 साल के बाद पहली मर्तबा मुझे प्लानिंग पे खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। शायद 2-3 साल के बाद R&B पे मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुशकिस्मती से इस बार मुझे स्कूल एजुकेशन पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने इन डिपार्टमेंट्स के भी अपनी तकरीरों के दौरान जिक्र किया, कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के फैसलों के हवाले से जिसका जवाब प्लानिंग मिनिस्टर ने दिया था, कहीं पे SSA रमसा का जिक्र हुआ जिसका जवाब ऑनरेबल डिप्टी CM ने दिया, कहीं पे PMGSY और इस तरह की स्कीम्स की बात हुई, उसका जवाब मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर R&B ने दिया। मैं अपने आप को अपने डिपार्टमेंट्स तक ही जो है मौजूद रखूंगा। शुरुआत करें तो मौजूदा हालात पे। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2010 के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क आया है रियासत में हालात में। मार्च के महीने से पहले अगर हम ये कहते कि 2012 और 2013 की शुरुआत जो है पिछले 20-25 सालों में सबसे बेहतर वक्त रहा है रियासत जम्मू कश्मीर का, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज भी अगर आप देखें, जहां पे अफजल गुरू के फांसी के बाद रियासत के हालात में थोड़ी सी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा है, लेकिन तब भी अगर आप 2008 या 2009 या 2010 का मुकाबला करें तो तब भी आप पाएंगे कि आज भी रियासत में काफी हद तक हालात जो हैं वो साजगार हैं। अब और बेहतर बनाने की जरूरत है, उसमें हर किसी के ताउन की जरूरत है। चाहे मिलिटेंसी के लिहाज से देखें तो मिलिटेंसी में कमी आई है। मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि मिलिटेंसी जो है उसमें एक बढ़ोतरी आई है या कहीं पे मिलिटेंट के जो हैं वो हौसले बुलंद हुए हैं। अश्विनी जी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि लगता है कि दोबारा जो है मिलिटेंसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात जो है हमें देखने को नहीं मिली है जिसके बुनियाद पे हम ये कह सकें कि मिलिटेंसी का जम्मू कश्मीर रियासत में दोबारा जन्म हो रहा है। हाँ, एक आध जगह उन्होंने हमले किए, एक आध जगह उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अगर आप उसका मुकाबला हमारी कामयाबियों से करें तो हमारी कामयाबियां जो हैं उनकी कामयाबियों से कहीं गुना ज्यादा हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने मिलिटेंसी का मुकाबला नहीं किया। चाहे मिलिटेंट का जो गढ़ है सोपोर, वहां देखें तो दिसंबर के महीने में हमने 8 या 10 के आसपास जो है मिलिटेंट के टॉप कमांडर जो है मारे। उसके बाद कुछ ऐसी जगहों पे हमने जो कॉर्डन लगाए, मुश्किल से जो है उनका एक आध कमांडर वहां से बच निकला। लेकिन यह भी सही है, और मैंने इस हाउस के अंदर मरकज में कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात उठाई है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, चाहे वो JNK पुलिस का हो, चाहे वो CRPF का हो, जम्मू कश्मीर में काम करना जो है बाकी रियासतों के मुकाबले सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि किस दिन आपको किस मुकाबले का जो किस इम्तिहान का जो है सामना करना होगा वो सुबह आपको नहीं मालूम। जब आप वर्दी पहन के अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी चौकी पे जाते हो, आपके सामने कौन सा इम्तिहान होगा इसका आपको पहले अंदाजा नहीं। क्या आपको पत्थरबाजों का मुकाबला करना होगा? क्या आपको मिलिटेंटों का मुकाबला करना होगा?
इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और इसका सबूत आप देखना चाहें तो बेमिना में जो हादसा हुआ, यह कहना कि हम अपने सिपाहियों को हथियार नहीं देते सरासर गलत है। हम अपने सिपाहियों को हथियार भी देते हैं, लेकिन उनको कुछों को हम डंडे और शील्ड और वो टीयर गैस भी देते हैं। नंबर कौन सा कहां पे बढ़ा देते हैं वो इस हिसाब से होता है कि किस दिन किस जगह हम किस चीज के सामने का जो है प्लान बनाते हैं। अब हमसे यह उम्मीद ना करें कि हम सोपोर में जो है बिना हथियार के जो है किसी पुलिस वाले को तैनात करेंगे, लेकिन श्रीनगर में ज्यादातर वहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट में भी हम उन लोगों को लगाते हैं जो हथियार पकड़ के होते हैं। अब सच्चाई यह भी है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मिलिटेंसी की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं तो हमारा गार्ड थोड़ा कमजोर हो जाता है। जहां पे बेमिना के चौक पे ये 5 सीआरपी वाले मारे गए, वहां पे सीआरपी का कैंप भी है, वहां पे पुलिस का कैंप भी है, वहां पे एलएमजी के 1 नहीं 2 पोस्ट लगे हुए हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट पे इन्होंने हमला किया उस कंपोनेंट के साथ अफसर 1-2 के पास भी हथियार थे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि क्योंकि श्रीनगर में आमतौर पे हमले नहीं होते, इन लोगों ने हमले की उम्मीद रखी नहीं थी। पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ ये लोग घुस गए, ट्रैक सूट में आए, उनके साथ अपना बैग बिस्तरा बोरी जो है उन्होंने वहां नीचे रखा, फिर बैग खोल के क्रिकेट का सामान निकालने के बजाय उन्होंने अपने बेल्ट वेल्ट बांधे और फिर ग्रेनेड फेंक के फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान 5 हमारे बहादुर सीआरपी के जवान जो हैं वो मारे गए। उससे पहले कुपवारा में हमारे 2 जेएन के पुलिस के जो है मारे गए। लेकिन हमारी एक्सपीरियंस रही है कि जहां पे हम लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए हथियार बीच में डाल देते हैं, वहां आमतौर पे ताकत का गलत इस्तेमाल होता है, और जहां पे गलत इस्तेमाल होता है वहां हालात बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। स्पीकर साहब, 2010 मत्सिल के वाकये से शुरू हुआ, लेकिन एक टीयर गैस शेल गलत लगने से, एक लड़के की मौत से सारा निजाम जो है महीने महीने बिगड़ता रहा। जो मई जून में शुरू हुआ वो आखिरकार सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ, और इसलिए पुलिस वालों से बात करके ही हमने ये एसओपीज तैयार किए हैं जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम हथियार कम और नॉन लीथल या लेस लीथल वेपन जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, और हमारे जो सिपाही हैं वो इस चीज को समझते हैं। वो जानते हैं कि यहां ड्यूटी देना जो है खतरे से खेलने के बराबर है। वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम वो फैसला करें जिससे कि उनको खतरा कम से कम हो। और मैंने अपने अफसरों से कहा है कि वो सीआरपी, जेएन के पुलिस, क्योंकि यही 2 कंपोनेंट हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और मिलिटेंसी दोनों का मुकाबला करते हैं। आर्मी का तो रोल सिर्फ मिलिटेंसी का है। उन्होंने जो एसओपी तैयार किया है उस एसओपी को किस तरह हम इस्तेमाल में रख सकते हैं, और उस एसओपी के बावजूद ये किस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम हमारे जो है पुलिस वाले उन्हें गोली का जो है निशाना बनाया जाए, उसके लिए हमने कुछ इकदामात उठाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक वो इकदामात जो है वो कामयाब साबित होंगे। मिलिटेंसी की जैसे मैंने बात की, मैं फिगर्स में जाके आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हर साल पिछले साल के मुकाबले जो है हालात में बेहतरी आ रही है। 10 का मुकाबला 11 से करें, 11 का मुकाबला 12 से करें, 12 का मुकाबला 13 से करें, तो हर साल जो है हालात में बेहतरी आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो जेएन के पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, मिला के सब जो है इसी तरह जो ट्रेंड है उसको बरकरार रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में हमें वक्तन फवक्तन परेशानी आ जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आम लोगों की है। हमें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है,
अफजल गुरू को फांसी पहनाने के बाद हमें यहाँ काफ़ी जगहों पे कर्फ्यू या रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। लगाना हमारे लिए आसान नहीं था फैसला लेना। अगर आपको ये लगता है, किसी ऑनरेबल मेंबर को लगता है कि हमारे लिए कर्फ्यू का ऐलान करना एक बहुत आसान फैसला होता है या लोगों के ऊपर पाबंदी लगाना एक आसान फैसला होता है, तो इस गलतफहमी से आप हट जाएं। ये फैसले हम आसानी से नहीं लेते, लेना हमारी मजबूरी बनती है, क्योंकि जब हम नहीं लेते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा, हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं। और अगर मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कर्फ्यू लगाना पड़े ताकि बाकी महीनों के लिए हालात ठीक रहें, तो मैं उस 4 दिन के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अफसोस ज़रूर होता है, अफसोस होता है कि आम लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, अफसोस होता है कि बच्चों की तालीम पर असर होता है, अफसोस होता है कि मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं वो अपने अखबार नहीं बेच पाते, अफसोस मुझे होता है कि बाकी जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो बिगड़ जाती है। लेकिन कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि हमें कहीं पे ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, कहीं पे फिर हादसे नहीं होते हैं और कहीं पे बदकिस्मती से कोई हमारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया नहीं होती। अभी भी कोशिश की जा रही है कि अफजल गुरू के फांसी को जितना ज़्यादा लंबा खींचा जा सके खींचा जाए। हर हफ्ते कोई नया कैलेंडर जो है ऐलान किया जाता है। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि लोगों की जो है ज़रूरत को देखते हुए इन कैलेंडरों से हम बाज आए। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि नॉर्मलिटी रहे, लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लोग चाहते हैं कि उनकी कमाई बनी रहे, लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आते रहें। लेकिन लोग हमसे ये भी उम्मीद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं वो मसले हल हों, चाहे वो रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी के मसले हैं, चाहे बड़े पैमाने पे जो सियासी मसले हैं उनका हल हो। कोई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर का मसला है। कौन कह सकता कि नहीं है? मुझे 1971 के बाद एक हुकूमत दिखाइए जिन्होंने इस बात से इनकार किया हो कि जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो जनता की हुकूमत हो, चाहे वो कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे उस कोलिशन को हेड बीजेपी करे या उस कोलिशन को हेड कांग्रेस करे, हर किसी ने इस चीज को तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर का एक बुनियादी मसला है जिसको हल करना जरूरी है। अब अगर हम इस मसले की बात करें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, या हम इस बात को चैलेंज करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। बार बार इस बात को दोहराने से कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग है, अटूट अंग है, मुझे नहीं पता ये किसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां तो किसी ने इस पे कोई शक जो है पैदा नहीं किया है, यहां तो किसी ऑनरेबल मेंबर ने उस पर सवाल उठाए नहीं हैं। हाँ, यह जरूर कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेके एक सियासी मसला बना हुआ है जिसको हल करना जरूरी है। इसके 2 पहलू हैं, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और एक नई दिल्ली और रियासत के दरमियान। क्या यह गलत है? क्या ना? जो लोग इस चीज को बार बार दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ था तो जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ रिश्ते सिर्फ 3 चीजों पर तय हुए थे: करेंसी एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। बाकी तमाम चीजें जो है वो रियासत के पावर थे। आहिस्ता आहिस्ता उस सूरत हाल को इरोड किया गया जहां पे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ रिश्ता रहा उसमें कोई इरोजन नहीं हुआ, वो रिश्ता तो वहीं का वहीं रहा। अगर रिश्ता बनता है तो दोनों साइड से बनता है, एक साइड से नहीं बनता। ये जब रिश्ता बना इस रियासत का बाकी मुल्क के साथ तो कुछ सोच समझ के बना। हम लोग अलग अलग नक्शे पेश करते हैं लेकिन हमारा मंजिल एक ही है कि किसी ना किसी तरह यह सियासी मसला जो है यह हल हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी की एक बात से जो है हम एक दूसरे की बातचीत से जो है इनकार ना करें। हमारे अलग नजरिए हैं, अलग सोच है,
हमारे जो साथी हैं वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, अपनी जगह सही हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी की बात की, कांग्रेस ने कहा है कि जो इंदिरा शेख अकॉर्ड है हम वहां पे बात करते हैं। लेकिन मकसद तो यही है ना कि किसी ना किसी तरह जो सियासी मसला एक बना हुआ है उस मसले का हल हो। तो बार बार ये रट लगाना कि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, इसको दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। ये यहां पे बात जो है सिर्फ बात से नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान का हिस्सा तब तस्लीम करोगे जब आप लोगों के दिल जीतोगे, जब आप लोगों की उम्मीदों को समझोगे। हर कोई कश्मीरी पाकिस्तानी नहीं है, हर कोई कश्मीरी जो है आजादी का डंडोरा लेके नहीं निकला हुआ है। लेकिन जब आप कश्मीरियों को धक्का देते रहोगे तो अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए, अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो कभी कभी ऐसे नारे पकड़ते हैं जिनमें बेशक उनको भरोसा नहीं होगा, लेकिन अपनी नाराजगी को निकालने के लिए वो पकड़ लेते हैं। अफजल गुरु की फांसी पे बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन ये कहना कि इस फांसी का जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों पे असर नहीं हुआ होगा, गलत है। क्योंकि कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो देखते हैं कि बाकी जगहों में क्या हो रहा है, वो तोलते हैं कि अफजल गुरु के साथ क्या हुआ और वीरप्पन के वो गैंग मेंबरों के साथ क्या हुआ। और जब वो जवाब मांगते हैं तो हम वो जवाब देने के काबिल नहीं रहते। स्पीकर साहब, आज मैं अपने आप को जवाब देने के काबिल नहीं समझता हूं। शायद कोई ऑनरेबल मेंबर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, आपने हमसे कहा कि अफजल गुरु को इसलिए फांसी दी गई कि उन्होंने तमाम लीगल जो ऑप्शंस, जो उसके पास एवेन्यूज थे, वो एग्जॉस्ट कर दिए और इसलिए उनको फांसी दी गई। लेकिन जब वीरप्पन के गैंग मेंबर का केस आ जाता है तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ जाता है और उस एग्जीक्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के तहत स्टे किया जाता है। तो फिर आम कश्मीरी जब सड़क पे हमें रोक के पूछता है कि बताइए जनाब, अफजल गुरु साहब अदालत जाके अपने एग्जीक्यूशन को स्टे क्यों नहीं कर पाया, तो मैं उस सवाल का जवाब दूं कैसे? तो जब हम अटूट अंग की बात करते हैं, अटूट अंग में फिर इंसाफ जो है वो अंधा होता है। इंसाफ ये नहीं देखता कि वो कश्मीरी है या नहीं है, इंसाफ ये नहीं देखता कि वो मुसलमान है या गैर मुसलमान है, इंसाफ ये नहीं देखता कि उसके खिलाफ इल्जाम क्या है या नहीं है, इंसाफ ये देखता है कि उसके खिलाफ क्या अदालत के तरफ से या कानून के तरफ से क्या गुंजाइश है और उस पर अमल किया जाता है। पार्लियामेंट में जो हुआ गलत हुआ, कोई ये नहीं कह सकता है कि जो पार्लियामेंट में हुआ अच्छा हुआ। पार्लियामेंट में 7, 8 या 9 पुलिस के और पार्लियामेंट के जो वॉच एंड वार्ड के जो लोग थे वो मारे गए, लेकिन क्या उनकी मौत उन 22 लोगों की मौत से कम है जो वीरप्पन के गैंग मेंबरों के हाथों हुई? वो भी 22 लोग जो है पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने भी मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या उनके घर वाले भी इंसाफ के हकदार नहीं हैं? और जब हम फिर दूसरी रियासतों के साथ मुकाबला करते हैं, आप कहते हो कि पार्लियामेंट पे हमला करना वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ हमला करना है। हम मानते हैं जमहूरियत, हमारी जमहूरियत का एक बहुत बड़ा सिंबल है पार्लियामेंट, लेकिन हमारी जमहूरियत का सिंबल एक वजीर आला भी है। क्या पंजाब के वजीर आला के कातिल जो हैं उन्होंने जमहूरियत के खिलाफ हमला नहीं किया? उन मामलों पे हम खामोश। क्या राजीव गांधी के कातिलों को जब सजाए मौत सुनाई गई, क्या राजीव गांधी के कातिलों ने जमहूरियत पे हमला नहीं किया? राजीव गांधी हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के। उन पे हमला क्या हमारी जमहूरियत पे हमला नहीं है? लेकिन
जब हमसे पूछा जाता है कि अलग तराजुओं में इन चीजों को तोला क्यों जाता, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। लेकिन जवाब हमें हासिल करना होगा। पार्टी छोड़िए, हम किस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, जवाब हमसे मांगे जाएंगे और हमें ये जवाब देने होंगे। अफस्पा की मैं बात करता हूं, लोग कहते हैं आप रियासत को खतरे में डाल रहे हो। मैं समझ नहीं पाता हूं स्पीकर साहब, हम जब जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, उसमें भी हम पिक एंड चूज करते हैं। इस हुकूमत ने जब चीखा चिल्लाया कि जनाब अफजल गुरू को फांसी पहनाने से जम्मू कश्मीर रियासत के हालात बिगड़ सकते हैं, आपने उस चीज को नजरअंदाज किया। ठीक है, आपका हक था, हम तो कह ही सकते थे, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते थे। हमारे मुखालिफ जितना भी कहें, काश मेरे हाथ में होता उस डेथ वारंट पे दस्तखत करना, मैं उस वक्त देख लेता। हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन चलिए, आपने उस बात को नजरअंदाज किया। आपने कहा कि अगर हालात बिगड़ जाएंगे हम उनको सुधारेंगे। लेकिन जब हम अफस्पा को हटाने की बात करते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि ना अफस्पा को हटाने से रियासत के हालात बिगड़ सकते हैं, तो आपके हाथ पीछे चले जाते हैं। आप कहते हैं नहीं ना, ये खतरा है, ये हम नहीं कर सकते। उस वक्त आपको क्यों नहीं लगता कि चलिए ना, हो सकता है कि थोड़ा सा खतरा है इस फैसले में, लेकिन हम ले लें, क्योंकि जहां आप अफजल गुरू को फांसी पहनाने के बाद उसको वापस नहीं ला सकते हो, कम से कम अफस्पा को हटाने के बाद आप अफस्पा वापस ला सकते हो। बेशक मैं गलत हो सकता हूं, मैं खुदा का भेजा हुआ कोई पैगंबर तो नहीं हूं कि मैं जो कहूंगा सही कहूंगा और मुझसे कोई गलत बात होगी नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैं जो राय दे रहा हूं, मेरे साथी जो राय दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आपके पास पूरे इख्तियारात हैं। अगर आपको लगता है फैसला गलत है तो लगाइए वापस, लेकिन कम से कम हिम्मत तो करें। अगर उस वक्त आप अफजल गुरू को फांसी पहनाने की हिम्मत कर सकते थे, इस बात को जानते हुए कि जम्मू कश्मीर रियासत में हालात बिगड़ सकते हैं, तो अफस्पा को हटाने के लिए आप हिम्मत क्यों नहीं कर सकते? यह मेरी बात में समझ नहीं आता, यह मैं समझ नहीं पाता हूं। लोगों के जज्बात हैं इसके साथ, और अगर सिर्फ जज्बात की बात होती मैं कभी नहीं करता, क्योंकि वो सियासत होती। मैं इस मुद्दे के साथ स्पीकर साहब सियासत नहीं खेल रहा हूं। लगातार जो रियासत में हालात बेहतर हो रहे हैं उसके नतीजे पे मैं ये बात कर रहा हूं। बेगुनाह का ले लीजिए, फिर वाकया मैं उसी पे आ जाता हूं। अफस्पा के बावजूद श्रीनगर में हमला हुआ, अफस्पा के बावजूद, और उसका मुकाबला भी किसने किया? जेएनके पुलिस और सीआरपी वालों ने किया। तो बिल्कुल वही बात जो मैं कह रहा हूं इस हादसे ने दोहराया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हमें आर्मी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, जहां पे हम हालात खुद संभाल सकते हैं। हिम्मत करें, 6 महीने का मौका दें, देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है स्पीकर साहब, आसमान टूट के नहीं आ जाएगा नीचे। मेरी कोशिश जारी रहेगी। मेरे साथी वो यहां पे है नहीं तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि एज चीफ मिनिस्टर जो है आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कमजोर कर रहे हो, क्योंकि आप ये बात करते हो कोई सुनता नहीं है। जनाब मैं कर सकता था तो फिर कुर्सी छोड़ के बात करता, लेकिन उसका क्या फायदा? उस वक्त तो कम ही लोग सुनते हैं, ना होने के बराबर। कम से कम अभी तो कोई सुनवाई तो हो रही है, अभी जब मैं बात करता हूं उस पर बहस होती है। कम से कम जब मैं दिल्ली के दरवाजों को खटखटाता हूं वहां कोई सुनने के लिए तैयार होता है। और अगर बात मनवाने में वक्त लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकर साहब मेरी बहुत छोटी आवाज है। नॉर्थ ईस्ट में एक औरत इनाम शर्मिला पिछले 10 साल से भूख हड़ताल पे है। 10 साल से। मैं तो दिन की 3 रोटी खा लेता हूं, चाय का कप, कॉफी का कप पी लेता हूं। मैं तो अफस्पा के लिए कोई भूख हड़ताल नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। उस औरत ने तो 10 साल से कुछ खाया नहीं है। नाक के जरिए जो है एक ट्यूब के जरिए उसको जिंदा रखा जा रहा है। अगर ना मनवाना जो है इतनी गलत बात होती तो उसने कब से अपना जो है भूख हड़ताल छोड़ दिया होता। चलिए आज नहीं तो कल
हमें इन्हें मनवाना होगा, क्योंकि हमारी बात जायज है। मैं उस वक्त हाउस में ये बात कर नहीं सका, मैंने काउंसिल में ये बात की थी। अफस्पा की बात हम करते हैं, फोर्सेस कहते हैं कि जनाब अगर हमारे ऊपर हमला होगा हमें सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। ठीक, मुझे ये बताइए स्पीकर साहब, आपने झारखंड और ऐसे इलाकों में नक्सलाइट्स का मुकाबला करने के लिए अब हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना शुरू किया है? पिछले दिनों ही उन नक्सलाइट्स ने हेलीकॉप्टर एक गिराया, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नीचे उतरवाया और एयरफोर्स के जो सिपाही हैं उन पे हमला हुआ। उस फैसले के बाद अब हर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के कमांडो डाले जा रहे हैं। खुदारा मुझे यह बताइए जनाब, उनका हेलीकॉप्टर गिराया जाता है, वहां कोई अफस्पा नहीं। उनके कमांडो डाले जाते हैं, वहां कोई अफस्पा नहीं। उनके अफसर है वहां पे पुलिस को ट्रेन करने के लिए और पुलिस को लीडरशिप देने के लिए, वहां पे कोई अफस्पा नहीं। तो जनाब यहां पे अफस्पा की बात क्यों? बराबरी करिए ना, बराबरी करिए। यहां तो कोई हेलीकॉप्टर गिरा नहीं, यहां कोई हेलीकॉप्टरों में आपको कमांडो डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन यहां पे एक अलग तराजू में हमें तोला जा रहा है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है स्पीकर साहब कि मैं कोई जज्बातों में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक के बुनियाद पे बात कर रहा हूं। अगर आपको लॉजिक मेरा ठीक नहीं लगता, कहिए कि लॉजिकली मेरा पोजीशन जो है गलत है। लेकिन अगर जिस तरह के का केस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिकल लाइंस पे ले लीजिए, यहां पे लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशंस जो है उनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या अफस्पा का रिकमेंडेशन वर्किंग ग्रुप में नहीं था? पढ़ें, वर्किंग ग्रुप फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इन द स्टेट। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर, सीपीआई, सीपीएम, हर पार्टी के जो है नुमाइंदे इसमें शामिल थे। Recommendation number 1.3, certain laws made operational during the period of militancy, example, the Armed Forces Special Powers Act and the Disturbed Areas Act, impinge on fundamental rights of citizens and adversely affect the public. They should be reviewed and revoked. Law and order matters should be dealt to the maximum extent possible through normal laws. तो अब आप कहते हो कि recommendations implement होने चाहिए, ये भी एक recommendation है। चलिए, ये एक काफी मतलब stern recommendation है। हम तो कहते हैं कि बातचीत की जानी चाहिए। जस्टिस सगीर कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशंस देख लीजिए, उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा जो है शामिल था और सीनियर लेवल पे हमारे नेशनल लेवल के लीडर उसमें शामिल थे, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कुछ और पार्टीज की तरफ से। उसमें क्या आया है? द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू रिस्टोर नॉर्मलसी इन द स्टेट. The application of laws such as the Armed Forces Special Powers Act is directly related to the extent to which the ground situation is stable or otherwise, and therefore this question would need to be carefully examined periodically by a nominated group of senior officers representing the Government of India and the state government, together with a nominated group of people's representatives from the state legislature and parliament. This group will also review the application of this act to various parts of the state regularly on a district by district and tehsil by tehsil basis to explore the possibility where this act can be withdrawn on an experimental basis from any such part of the state. तो मैं क्या मांग रहा हूं ना, मैं भी वही कह रहा हूं जिस चीज पे लगभग हर पार्टी ने दस्तखत करके रिपोर्ट जो है तस्लीम किया, मैं भी वही कह रहा हूं। मैं कौन सा आपसे कह रहा हूं कि रातों रात इसको उठाने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि बातचीत के जरिए कम से कम शुरुआत तो करें। हालात बेहतर हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा अभी भी है, उसका भी हमें मुकाबला करना होगा। बहुत से फायदे हैं स्पीकर साहब इस रियासत को, इस मुल्क को। हमारे ऊपर यह इल्जाम लगता है कि हजारों के तादाद में नौजवान जो हैं वो गायब हुए, मारे गए, उन्हें इंटेरोगेशन के दौरान और बाकी वक्त में जो है इन्हें खत्म किया गया। हालांकि हकीकत यह भी है कि उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो पार ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गए लेकिन मिलिटेंट बन के वापस नहीं आना चाहते हैं। इस चीज को समझते हुए
इस कोalition गवर्नमेंट ने मरकज के साथ बात करके इन लोगों की वापसी के लिए एक रास्ता तैयार किया। पहले तो हमने ये चाहा कि वो हमारे ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे आएं और यहाँ से जो है एंट्री लें, लेकिन उसमें हकीकत यह है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। वो तो मतलब उनको जो है ये सूट नहीं करता कि ये लोग वापस आएँ। तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमने नेपाल का रास्ता इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी तक तो ठीक चल रहा था। परसों की बात है कि एक जो है गोरखपुर में एक कश्मीरी जो है लोलाब का लियाकत शाह, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था, इजाज़त लेके आ रहा था। हमें इसकी वापसी की जो है पूरी जानकारी थी और हम इसके इंतज़ार में थे। अब खुदारा मुझे बताइए स्पीकर साहब, जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो वो अपनी बीवी बच्चे को लेके आएगा? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि कोई मिलिटेंट जो है हमला करने के लिए आ रहा हो और एक हाथ में बीवी का हाथ और एक हाथ में बच्चों का हाथ, और वो जैसे कि वो किसी पिकनिक के लिए घूमना निकला हो। जब आते हैं ना तो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है। ये आदमी तो अपने बाल बच्चों समेत आया था। इसलिए हमने जो है मरकज़ के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बार इस आदमी को इस तरह किया गया तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए, वो पीछे हट जाएंगे। और क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली पुलिस और जे.एन.के पुलिस का इस मामले पे झगड़ा हो, मैंने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के तहत जो है इस केस को एग्जामिन किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, क्योंकि इसमें उनका कोई जो है ज़ाती इसमें कोई उनकी दिलचस्पी होगी नहीं। हमने उनसे गुजारिश की है कि टाइम बाउंड मैनर पे इसको एग्जामिन किया जाए और जो फैक्ट्स हैं वो शेयर किए जाएं। आज दोपहर को होम मिनिस्टर साहब ने इस बात की मंजूरी दी है और केस जो है NIA के हवाले की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम वक्त के अंदर अंदर तमाम फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। हम हुर्रियत का मुकाबला पॉलिटिकली क्यों नहीं करते, ये इंजीनियर रशीद साहब ने पूछा। हम तो करते हैं, हम तो रोज पॉलिटिकली उनका मुकाबला करते हैं। मुसीबत यह है कि वो पॉलिटिकली हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो पॉलिटिकली हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार होते तो बंदूक का आज इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, पत्थरों का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा होता। आप जिन लोगों की वकालत कर रहे हो वो लोग हमारा सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते। अगर वो हमारा सियासी मुकाबला करना चाहते तो वो इस तरह कैलेंडर जारी नहीं कर रहे होते। वो रोज हर जुमा जो है वो इस तरह लोगों से नहीं कहते कि मस्जिद से आने के बाद जो है आप एहतजाज करो। वो हर तकरीर के बाद लोगों से पत्थर नहीं फेंकवा रहे होते। इंजीनियर रशीद साहब, मुझे एक जगह बताइए जहां पे लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो और जहां पुलिस या CRPF की तरफ से सख्ती की गई हो। एक जगह बताइए मुझे, शायद एक जगह भी आप मुझे नहीं दिखा पाओगे। इस अफजल गुरु के फांसी के बाद कई ऐसी जगहें हैं जहां पे लोगों ने बाहर आके जुलूस निकाला, नारे दिए, लेकिन पत्थर नहीं फेंके। वहां एक जगह भी पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, एक जगह भी टीयर गैस या लाठी नहीं चली। जनाब, ये सबक आप हमें मत सिखाइए, ये सबक आप उन लोगों को सिखाइए जो अपने घरों में बैठ के ऐश व आराम की जिंदगी जी रहे हैं और लोगों के ऊपर मुसीबत जो है वो लोगों को मुश्किलात में डाल रहे हैं, जो अपनी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन लोगों की कमाई में जो है रुकावट डाल रहे हैं। आप अपना पैगाम जो है उन लोगों को सुनाइए। हम तो हमेशा सियासी मुकाबला करने के लिए तैयार होते, इसलिए तो हम सियासत में आए हैं। हम तो किसी से पत्थर फेंकने की बात नहीं करते। ये जिन लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हो उनका बयान नहीं था जब पिछले दिनों अनंतनाग में वो बेचारा ट्रक ड्राइवर मारा गया, पत्थरों से मारा गया, और मैंने जब उस पर बात की, जवाब क्या मिला आपके एक सीनियर लीडर से, यहाँ पथराव तो हमारी मजबूरी है। मैं तब भी नौजवानों से कहूंगा कि थोड़ा सा वो हौसला करें, लेकिन पत्थर फेंकना हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी, कहाँ की मजबूरी?
अगर यही आपका कहना है सियासी मुकाबला, तो फिर छोड़िए ना, फिर कोई सियासत नहीं। आप पत्थर फेंकोगे तो फिर मुझे कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं जहां पे पथराव का इस्तेमाल नहीं होगा, जहां पे कानून को हाथ में ले जाने की कोशिश नहीं की जाएगी, वहां पे मेरे पुलिस वाले या मेरे सीआरपी वाले कहीं पे लोगों के साथ सख्ती नहीं करेंगे। ये आप लिख के ले लीजिएगा मुझसे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की यहां पे बात हुई, उसमें तेजी लाई गई है और बेहतरी लाने की जरूरत है, इसलिए हमने उसको पब्लिक सर्विस गारंटी, यही बात लेके तो हम मरकज के पास गए हैं कि जनाब उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। अब मरकज की परेशानी यह है कि एसपीओ सिर्फ जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रहा है, एसपीओ जो है पूरे मुल्क में काम कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां नक्सलवादी जो है हमले हो रहे हैं, और मरकज के तरफ से एक यूनिलैटरल डिसीजन जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं है। अब आप मुझसे कहोगे जनाब आप अपने खजाने से दो, काश मेरे खजाने में इतना पैसा होता मैं दे देता। कंजूसी हमारे तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से मजबूरी है। हमारे खजाने में इतना पैसा है ही नहीं कि मैं खुद जो है इस इंक्रीमेंट को बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे कि एसपीओज को ये लगे कि हम उनके सर्विस की कदर करते हैं। इस हुकूमत से पहले अगर मिलिटेंसी के किसी एक्टिविटी में एसपीओ मारा जाता था तो उसके घर वालों को SRO 43 सिविलियन लाइंस पे मिलता था, सिविल लाइन में उनको खड़ा किया जाता था और फिर सालों साल लगते थे उनके SRO केस बनने में। ये कोलिशन गवर्नमेंट की जो है उनका एक फैसला था कि अगर एसपीओ जो है मिलिटेंसी के दौरान मारा जाए तो उन्हें भी एक पुलिस अफसर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनका SRO केस जो है फौरी तौर प्रोसेस करके उनके फैमिलीज को दिया जाएगा ताकि उनकी रिहैबिलिटेशन हो। यहां पे हम सिर्फ रिहैबिलिटेशन मिलिटेंट्स की नहीं कर रहे हैं, जितना ख्याल हम अपने पुलिस वालों की करते हैं शायद ही और कोई करता होगा, और सिर्फ माली तौर नहीं, इंसानी तौर। किसी भी जो हमारे पुलिस वाले जो यहां पे एक्शन में मारे गए हैं उनके घर वालों को हम भूलते नहीं हैं, चाहे उनकी बच्चों की स्कूल में तालीम, चाहे उनके जो लवाकीन हैं उनके जो मेंटेनेंस के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको नौकरी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हम आगे आगे होते हैं उनका साथ देने के लिए। लेकिन जो मिलिटेंट सरेंडर्ड या रिलीज मिलिटेंट हो उनका रिहैबिलिटेशन भी एक हमारे लिए मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि अगर हम उनको रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे वो दोबारा मिलिटेंट बन जाते हैं। हमने आमतौर पर पाया है कि जहां पे पथराव के वाकये ज्यादा होते हैं वहां पे इक्का दुक्का जो है सरेंडर्ड मिलिटेंट आपको मिल जाएगा, और वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनकी रिहैबिलिटेशन ठीक से हुई नहीं। तो ये मत समझिए कि मिलिटेंटों को रिहैबिलिटेट करने से हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिहैबिलिटेट करने से रियासत के हालात जो हैं वो और ज्यादा साजगार हो जाते हैं।